इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एक सेक्शन हो गया था सेक्शन 22। सेक्शन 22 कंप्लीट हो गया था। सेक्शन 22 क्या है? चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन यानी कि जो आपको ये बताता है कि अगर आपने इस सेक्शन की कंडीशंस फुलफिल कर दी तो आप पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबिलिटी आएगी। ओके, अभी ये चार्जिंग सेक्शन क्या क्या था? चार्जिंग सेक्शन था हाउस प्रॉपर्टी किसे बोलेंगे? एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, मतलब बिल्डिंग प्लस बिल्डिंग से अटैच जो लैंड होगा उसको हाउस प्रॉपर्टी बोला जाएगा। उस हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 22 टैक्सेबल होगी। बस शर्त है कि वो हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस के काम में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये पूरी बात चार्जिंग सेक्शन ने करी थी। अभी इसके अंदर एक और हमें यहां पर कीवर्ड मिला, एनुअल वैल्यू। ये कैसे कंप्यूट होती है? क्योंकि जब तक आपको एनुअल वैल्यू मिलेगी ना तभी आप टैक्सेबिलिटी अराइज कर सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है। उससे पहले हाउस प्रॉपर्टी के कितने टाइप्स होते हैं, ये कोई सेक्शन नहीं है। टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कोई सेक्शन नहीं है। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी कितने टाइप की हो सकती है? एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब जिसमें आप खुद रहते हो। जैसे ऊपर हमारे एग्जाम्पल में जो मन्नत वाला घर था वो क्या था? सेल्फ ऑक्यूपाइड था। शाहरुख खान का जो मन्नत वाला घर है जिसमें वो पूरा टाइम वो खुद रहता है, साल के किसी भी महीने में उस घर को वो किराए पे नहीं देता। मैंने इधर लाइक मन्नत लिखा है, हिमाचल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हिमाचल वाला तो लेट आउट होता है, वो 100% सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है। ठीक है, एक और दूसरी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? लेट आउट। लेट आउट यानी वो प्रॉपर्टी जिसे आपने किराए पे दे रखा है। क्या दोनों का मिक्स्ड हो सकता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस लेट आउट? क्या प्रॉपर्टी दोनों टाइप की हो सकती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस लेट आउट? हाँ बिल्कुल, हिमाचल वाली जो प्रॉपर्टी थी, जो हिमाचल प्रदेश वाली प्रॉपर्टी थी वो यही कैटेगरी की थी। 2 महीने तो शाहरुख खान उसमें खुद रहता है और बचे हुए 10 महीने वो प्रॉपर्टी क्या थी? लेट आउट थी। तो मतलब पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट। डन, इतना समझे? ठीक है, अभी ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज, यानी कि जिस घर में शाहरुख खान रह रहा है, जो मन्नत वाला घर है, वो भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी ही आएगी। कितनी आएगी, क्या वैल्यू पे टैक्स देना है, वो सब आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी समझ आई, 2 टाइप की होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए क्या बोला है लॉ ने? मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टीज आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हो। आप मैक्सिमम कितनी प्रॉपर्टीज सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हो? 2 हाउस प्रॉपर्टीज मैक्सिमम आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हो। मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टीज कैन बी सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर इससे ज्यादा है तो हम उसे लेट आउट मान लेंगे। जैसे सपोज फॉर एन एग्जाम्पल शाहरुख खान की बात करते हैं। शाहरुख खान के 3 घर हैं, ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये वाला घर है मुंबई के अंदर, ये वाला घर है राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान ही ले लिया, राजस्थान में कोई सी भी सिटी आप मान लो। इधर ये वाला घर जो है, ये घर है इसका सपोज हाँ हिमाचल ही ले लेते हैं, ये वाला घर है इसका हिमाचल में, और तीनों घर में सेल्फ ऑक्यूपाइड है, किसी भी घर को उसने लेट आउट नहीं कर रखा है। तो इस केस में क्या आप तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करोगे? एक्ट ने बोला है नो। इनकम टैक्स एक्ट ने बोला है कि मैक्सिमम हम कितनी प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करेंगे? 2 प्रॉपर्टीज को। कौन सी 2 प्रॉपर्टीज? असेसी पे डिपेंड करता है। जिन 2 प्रॉपर्टीज से उसे मिनिमम इनकम आ रही है ना, कम से कम इनकम आ रही है, उसे वो ट्रीट कर सकता है
लेट आउट, डीम्ड लेट आउट ट्रीट कर सकता है, क्योंकि लेट आउट मानोगे तो टैक्स लगेगा। जब सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है ना, ये मैं भी जनरली मैं बता रही हूँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हमेशा लॉस आता है, हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ऑलवेज लॉस आएगा। लॉस आना आपके लिए फायदे की चीज है और डिपार्टमेंट के लिए नुकसान है, क्योंकि वो लॉस आप सेट ऑफ करोगे, सेट ऑफ करोगे तो आपकी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि मैक्सिमम कितनी प्रॉपर्टीज सेल्फ ऑक्यूपाइड अलाउड है, 2। इसके बाद में जो प्रॉपर्टीज है उसे आप डीम्ड लेट आउट ट्रीट करोगे। और ये कैसे डिसाइड होगा, ये असेसी खुद डिसाइड करेगा। तो जैसे मैंने सपोज आपको लिखा, इस हाउस प्रॉपर्टी से मुझे फाइनल इनकम आ रही है 1 लाख की, इस हाउस प्रॉपर्टी से मुझे इनकम आ रही है 75,000 की, और इस हाउस प्रॉपर्टी से मुझे इनकम आ रही है 2,03,000 की। आप किसको लेट आउट मानना चाहोगे, बताओ? आप लेट आउट मानना चाहोगे 75,000 को। क्यों? क्योंकि कम इनकम है, इनकम कम तो टैक्स भी कम, ये दोनों इनकम ज्यादा है कंपैरेटिवली। तो ये ऑप्शन गवर्नमेंट ने असेसी के ऊपर छोड़ दिया। आपका ऑप्शन है, आपको जिसको भी लेट आउट ट्रीट करना है आप कर सकते हो। ओके। और लेट आउट के लिए कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट। आप कितनी भी प्रॉपर्टीज किराए पे चढ़ा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है उसके लिए। ओके। अब ये आप हेडिंग लगा करके ऐसे ही लिख लो, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज। तभी तो मैंने बोला कि लॉस होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में लॉस होता है, कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। नहीं होती ना, पर कंप्यूटेशन होती है। इनकम टैक्स के लिए आप कंप्यूटेशन जरूर करोगे, बट जिस प्रॉपर्टी में आप खुद ही रह रहे हो उसका कुछ एक्चुअल रेंट ही नहीं होता, और कुछ एक्चुअल रेंट ही नहीं है तो इनकम ना आकर के वो क्या आता है, लॉस आता है। कंप्यूटेशन, लॉस में टैक्स थोड़ी पे करते हैं, कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। तो अच्छी बात है ना, ये आपके लिए फायदे की बात है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लॉस आ रहा है, इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, ये एक अच्छी चीज है। सेल्फ ऑक्यूपाइड को सेट ऑफ मतलब, सपोज आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में आपका 5 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, इधर आपका हाउस प्रॉपर्टी से 2 लाख का लॉस आ गया, 5 लाख का प्रॉफिट 2 लाख का लॉस, सेट ऑफ करेंगे तो प्रॉफिट कितना बच गया, 3 लाख का। अब आपको टैक्स जो है वो 3 लाख पर ही देना है, 5 लाख पे नहीं देना है। तो अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। डन। मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टीज आर अलाउड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड अदर्स एज डीम्ड लेट आउट। जितना मैं अंडरलाइन कर रही हूं आपको केवल उतना ही लिखना है, एंड अदर्स एज डीम्ड लेट आउट। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, वो सारे तरीके हम बाद में देखेंगे। एनुअल वैल्यू इज टेकन एज नील। हाँ जी, क्या सवाल है आपका हिमांशी? आउट ऑफ इंडिया, प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया है, प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है तो आपको पैसा कहां मिल रहा है वो बताओ। उस प्रॉपर्टी का पैसा आपको इंडिया में रिसीव हो रहा है तो इंडिया में टैक्सेबल होगा। हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया जो होती है उसके लिए अलग से प्रोविजन बना रखे हैं सारे। अभी ये सब हम जनरल केस देख रहे हैं, जो हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है केवल उसके केसेस देख रहे हैं। ओके, एनुअल वैल्यू इज टेकन एज नील। लेट आउट के अंदर लिखो आप नो लिमिट, नो लिमिट फॉर
नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। डन, लिख लिया। एनुअल वैल्यू, ये इधर एनुअल वैल्यू निल लेते हैं, एनुअल वैल्यू वाला पॉइंट अब आगे आएगा नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन 23, वो एनुअल वैल्यू की कंप्यूटेशन आएगी अब इधर। एनुअल वैल्यू क्या होती है ये अभी तक हमने नहीं देखा है, ये अब हम सेक्शन 23 के अंदर देखेंगे कि एनुअल वैल्यू होती क्या है। इतना आपने लिख लिया क्या? तो अब नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 23, कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी एंड एनएवी, कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी एंड एनएवी। जीएवी का मतलब होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू और एनएवी का मतलब होता है नेट एनुअल वैल्यू। अब ये जीएवी कैसे कंप्यूट होती है सीखना। जीएवी आपकी कंप्यूट होगी जीएवी, पहले उसकी कंप्यूटेशन देखते हैं, बट उसकी कंप्यूटेशन से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है। एक होती है म्युनिसिपल वैल्यू, एक होता है फेयर रेंट और एक होता है स्टैंडर्ड रेंट, और इसके अंदर एक और जाता है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट का मतलब तो वो रेंट जो आप ले रहे हो, एक्चुअल रेंट तो वो रेंट जो आपको रिसीव हो रहा है, जो आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, वो तो आपका एक्चुअल रेंट हो गया। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है? आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, आप लोगों ने डीएलसी रेट सुना है? डीएलसी रेट्स होती है एरिया वाइज, कोई बात नहीं। क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी जो है, जैसे आज जयपुर म्युनिसिपैलिटी है, वो क्या करेगी, वो एरिया वाइज रेट्स डिसाइड करती हैं, प्रॉपर्टी की रेट्स डिसाइड करती हैं एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो वैल्यू म्युनिसिपैलिटी ने डिसाइड करी है, म्युनिसिपैलिटी, उसे बोला जाता है म्युनिसिपल वैल्यू। जो वैल्यू म्युनिसिपल अथॉरिटीज डिसाइड करती हैं उसे क्या बोला जाता है? म्युनिसिपल वैल्यू। किस बेसिस पे डिसाइड करेंगी भाई ये म्युनिसिपल वैल्यूज? डेवलपमेंट के बेसिस पे, अपने अकॉर्डिंगली, वो उनका क्राइटेरिया होता है। ये डिसाइड करना हमारा काम नहीं है, आपका हमारा, इवन आफ्टर बीइंग अ प्रोफेशनल, म्युनिसिपल वैल्यू डिसाइड करना आपका काम नहीं है। म्युनिसिपल वैल्यू आपको डायरेक्टली मिलेगी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, या आप उस म्युनिसिपल अथॉरिटी पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि इस एरिया की म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, ठीक है। अभी बात आती है फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट के बारे में। ये क्या होता है? फेयर रेंट होता है, जैसे आज हम बात करते हैं सी स्कीम के एरिया की। सी स्कीम का एरिया काफी अच्छा एरिया माना जाता है, काफी डेवलप्ड एरिया माना जाता है, ठीक है। जो जयपुर के नहीं है उनको मैं बता रही हूँ, ये जैसे सी स्कीम हुआ, राजा पार्क हुआ, ये सारे एरियाज क्या हैं, काफी डेवलप्ड एरियाज माने जाते हैं, ठीक है, जिनको ऐसा एक शब्द बोलते हैं पॉश एरियाज टाइप कुछ, ठीक है। तो वो माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, कि भाई यहाँ की सड़कें सही है, यहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं वो चीजें काफी सही है, आपको हॉस्पिटल की, एजुकेशन की, आपका, और इनफैक्ट सी स्कीम से जस्ट पास में सिविल लाइंस है। सिविल लाइंस क्या है? सिविल लाइंस है पूरा का पूरा मिनिस्टर्स का एरिया। सीएम हाउस जो है वो कहाँ है? सीएम हाउस है सिविल लाइंस के एरिया के अंदर। तो सी स्कीम के अंदर आपको प्रॉपर्टी जो मिलेगी ना, जो किराया मिलेगा, इनफैक्ट वो काफी ज्यादा मिलता है। एक फ्लैट का किराया जो सी स्कीम के अंदर 30,000 होगा ना, वही फ्लैट का किराया आपको किसी दूसरे एरिया में, सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ टोंग फाटक साइड का एरिया या लालकोटी साइड का एरिया, वहां आपको 30,000 का
मतलब वही सेम फ्लैट आपको वहां पर मिल जाएगा 10,000 के आसपास में। तो ये 30,000 क्यों भाई? एरिया की वैल्यू। ये 30,000 किस चीज की वैल्यू है? केवल एरिया की वैल्यू। आज आप सिटी में जाओ, सिटी में आपको किराया और कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिटी में बहुत ज्यादा कंजस्टेड एरिया है, सड़कें बहुत छोटी छोटी है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है, थोड़ा सा ये इशू आता है। तो एरिया के अकॉर्डिंग लोगों को आजकल क्या चाहिए? सबको फैसिलिटी चाहिए। तो जिस एरिया में हाईएस्ट फैसिलिटी, भाई हमारे यहाँ ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए, हमारे इधर जो है वो रास्ते एकदम सीधे। अब आप पूरे सी स्कीम का रास्ते लो, हर रास्ता किसी दूसरे रास्ते से कनेक्ट हो जाता है आराम से, ठीक। तो उस एरिया के अकॉर्डिंग क्या होता है? एरिया के अकॉर्डिंग आप फेयर रेंट चार्ज करते हो कि इतना रेंट, वाजिब रेंट है मेरा, ठीक है। और एक होती है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या बोलती है कि आप स्टैंडर्ड रेंट से, ये स्टैंडर्ड रेंट जो है ना, ये मिनिमम रेंट है। स्टैंडर्ड रेंट क्या रेंट होता है? मिनिमम, कम से कम इतना रेंट इस एरिया में तो जाएगा ही जाएगा। जैसे फेयर रेंट मैं मान लेती हूं, सी स्कीम के अंदर एक घर है जिसका फेयर रेंट है सपोज 15,000 पर मंथ का। उसी सी स्कीम, उसी कॉलोनी में एक दूसरा घर भी है, बट ये जो दूसरा घर है ना, इसमें एक समस्या है। क्या समस्या है? एक तो इसके आगे की जो रोड है, जस्ट घर के बाहर वाली जो रोड है ना, वो रोड खराब है, टूटी हुई रोड है। वो रोड कैसी है? टूटी हुई, ठीक है। प्लस ये जो घर है, इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे, इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे लोगों के लिए जगह है। मतलब कितने लोग किराए पे रहते हैं? किराए पे रहते हैं लोग बाग 10, सपोज एग्जाम्पल। और फैसिलिटीज उन 10 के लिए है, उन 10 के लिए जो वॉशरूम वगैरह करके वो केवल 2 हैं। अब क्या करें? मतलब मुदित ने तो साफ मना कर दिया, मैं तो नहीं रहूंगा ऐसे घर में। पर अभी तो मुदित ने मना करा है, मुदित को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, पर कोई ऐसा होता है ना जिसे बड़ी जरूरत है, भाई जरूरत है उस एरिया के पास में। सपोज एक आदमी है जो इस घर में लेने के लिए तैयार है कमरा। क्यों? क्योंकि उसकी जो दुकान है ना, उसकी एक छोटी सी शॉप है, वो इसके पास में ही है। तो उसके लिए तो ये मजबूरी हो गई ना यहां पर लेना, तो वो यहां पर लेगा घर, ठीक। अब घर लेगा, पर क्या आपके इस घर में आप 15,000 पर मंथ जैसी फैसिलिटी दे रहे हो क्या? अगले आदमी को कितने परेशानी होनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है ना। घर के जस्ट बाहर की रोड टूटी हुई हो, मतलब ढक ढक करके तो वो घर से निकले, धचका खा करके तो वो घर से निकल रहा है। प्लस जो घर पे जा रहा है तो ले सुबह तो माथा पकड़ करके बैठ जाएगा, 2 ही वॉशरूम है, इतनी बड़ी समस्या बाबर है, लाइन लगाओ। पानी भरने के लिए उठना पड़ता है, लिमिटेड टाइम के लिए पानी आता है, कोई कनेक्शन वगैरह नहीं ले रखा। सपोज उसी एरिया में ये 2 तरीके के घर है, पॉसिबल है ये चीज, ठीक है। तो अब इस आदमी से कितना किराया लिया जाए? तो कितना किराया लेगा ये? 3,000 पर मंथ इसने किराया कोट करा, बोला कि मैं आपसे कितना रेंट लूंगा? 3,000 पर मंथ। ये किस हिसाब से कोट करता है? रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, कि कम से कम इस एरिया का इतना रेंट तो होगा ही होगा। बट इस आदमी ने बोला कि देखो मेरी 3,000 देने की भी बस की नहीं है, प्लस आप इतनी कोई खास फैसिलिटीज भी नहीं दे रहे हो, तो मैं इधर का किराया दूंगा 2,000 रुपए। मैं किराया कितना दूंगा? 2,000 का किराया दूंगा। तो 2,000 हो गया आपका एक्चुअल रेंट। 2,000 क्या हो गया आपका? एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट पर मंथ। ये 4 कॉन्सेप्ट होते हैं रेंट के। म्युनिसिपल वैल्यू, ये एकदम ही अलग होती है, ये तो म्युनिसिपैलिटीज डिसाइड करती है। फेयर रेंट एरिया के अकॉर्डिंग जो डिसाइड करा जाता है। स्टैंडर्ड रेंट, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है, ये मिनिमम होता है।
और एक्चुअल मतलब जो आपको रियलिटी में पैसा मिल रहा है। भाई जिस हिसाब का किराएदार आ रहा है उसी हिसाब का तो पैसा मिलेगा ना। अब रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या कर लेगी इसमें? उन्होंने मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, लेकिन किराएदार ही नहीं आ रहे उस स्टैंडर्ड के, तो जितने के किराएदार आ रहे हैं आप उसी पे किराए पे दो। तो अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट एक और आता है। यहां मैंने ये जो 15 इधर लिखा था मैंने, कितना, 15,000 पर मंथ, ठीक है। इसको सपोज आप लिख दो, ये है आपका फॉर एन एग्जाम्पल 20,000, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि म्युनिसिपल वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, कम भी हो सकती है। इतना जो पार्ट होता है ना, इतना, इसे बोलते हैं, इसमें से आता, इसमें से हम फाइंड करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड वर्ड का मतलब क्या हुआ? हम उम्मीद जो कर रहे हैं, तो हम जो रेंट की उम्मीद कर सकते हैं वो इन तीन चीजों में से कोई एक रेंट की उम्मीद कर सकते हैं, या तो म्युनिसिपल वैल्यू, या तो फेयर रेंट, या फिर स्टैंडर्ड रेंट। इन तीन में से कोई एक रेंट की आप उम्मीद कर सकते हो। जो उम्मीद कर सकते हो वो होता है आपका एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्चुअल रेंट क्या होता है? जो रेंट आपको रिसीव हुआ है। आपने उम्मीद लगाई है सपोज 3,000 पर मंथ की, पर आपको एक्चुअली रेंट कितना मिला है? 2,000 पर मंथ। समझ आया? इतना कॉन्सेप्ट समझ आया? और जिसमें डाउट है तो एक बार वापस बताओ। अभी हमने एक्सपेक्टेड रेंट निकालना नहीं सीखा है, अभी केवल कॉन्सेप्ट समझे। म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटीज जो डिसाइड करती, बिल्कुल एरिया वाइज वो एक कॉमन रेंट डिसाइड हो जाता है। उसमें फिर हर एरिया में कोई घर किस टाइप की फैसिलिटी दे रहा है, कोई घर कैसा है, कोई घर कितना पुराना है, उसके अकॉर्डिंग, हाँ, कोई फर्निश्ड है, कोई नॉन फर्निश्ड तो नहीं बोला जाएगा, बट उतनी फैसिलिटीज नहीं है उसके अंदर, ऐसा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इनफैक्ट अगर मैं म्युनिसिपल वैल्यू की बात करूँ ना, तो लोकल अथॉरिटीज ने जो म्युनिसिपल रेंट होता है वो बहुत टाइम तक तो रिवाइज भी नहीं करते, सालों साल तक रिवाइज नहीं होता ये बस बताते हैं कि बस। ठीक है, और कोई सवाल? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, 4 तरीके के रेंट है। इन्हीं 4 तरीके के रेंट से हमें फाइंड करनी है अपनी जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब वो कैसे फाइंड होती है देखना। स्टेप्स हैं इसके अंदर, हाई, लो, हाई। क्या स्टेप्स हैं? हाई, लो, हाई। अभी हाई क्या? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। ये जो हायर आया है ये मतलब हायर और स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करा आपने पहले, उसमें से जो हायर अमाउंट आया है वो आपने लिया, ठीक है। इस हायर वाले अमाउंट को आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर वाला आप लोगे। इसका मतलब हायर आपने यहां से तो ज्यादा वाला अमाउंट ले लिया, दैट मीन्स आप स्टैंडर्ड रेंट के ऊपर नहीं गए, लोअर लिया ना। इधर अमाउंट क्या लिया आपने? विच एवर इज लोअर। मतलब मैक्सिमम कितना हो गया? स्टैंडर्ड रेंट वाला पार्ट, ठीक है। अभी इसका लॉजिक क्या है ये डिसाइड करने का? ये बस एक तरीका निकाल दिया इन्होंने कि इस तरीके से आप जीएवी की कंप्यूटेशन करो। ये जो लोअर वाला अमाउंट आया है इसे बोला जाता है एक्सपेक्टेड रेंट। अब हम इस एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, और जो भी हायर होगा
वो क्या होती है, हमारी जीएवी होती है। ये है जीएवी निकालने का तरीका, हाई लो हाई। हाँ ना, टैक्स तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे लगता है। ओनली जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इस पे से नेट एनुअल वैल्यू निकलेगी और फिर उस नेट एनुअल वैल्यू में से डिडक्शंस मिलेगी, फिर टैक्स लगेगा। उतना ज्यादा एक्सीड नहीं करता। ये सब कंप्यूटेशन देखो आपको कब करनी होती है, जब आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से एक्सीड करे, तो एक्सीड कर रही हो, रेंटल इनकम है तो करना पड़ेगा। आपको इसलिए पता नहीं लगता, हो सकता है कि भाई आपके फैमिली वाले किसी सीए के थ्रू करवाते होंगे ये सारी बातें, ऐसा, इसलिए आप लोग को इतना आइडिया लगता नहीं है। और काफी लोग तो होते हैं जो करते भी नहीं है ये सारी चीजें, बिकॉज इंडिया की करोड़ में पॉपुलेशन है, उसमें से कोई मतलब 3 या 4% लोग ऐसे हैं जो करेक्ट टैक्स पे करते हैं। बहुत कम परसेंटेज है टैक्स पेएबल्स का, जो टैक्स पे करते हैं ना, बहुत कम लोग होते हैं जो टैक्स पे करते हैं करेक्ट टैक्स, इसलिए। हाँ, अभी एक बार के लिए ये समझ आया, ठीक है। ये नहीं, इसको लिखना नहीं है, इसको लिखने का कोई काम नहीं आएगा, नहीं, वो अभी मैं बताऊंगी, वो लिखना है फेयर में आपको। ये केवल आपके समझाने के लिए, इसकी फोटो मैं भेज दूंगी ग्रुप पर, ठीक है। हाँ जी, ये इसी तरीके से आप चार्ट बनाइए। स्टेप्स टू कंप्यूट जीएवी, स्टेप्स टू कंप्यूट जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो क्या क्या स्टेप्स हैं जीएवी कंप्यूट करने के? सबसे पहला म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। फिर सेकेंड स्टेप, हायर और स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर। ये लोअर वाला कहलाता है एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, विच एवर इज हायर, हाई लो हाई। हायर लोअर हायर, डन, लिख लिया। दिस हायर अमाउंट इज GAV। ये जो हायर वाला अमाउंट है, ये क्या होता है? आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। GAV तक क्लिक करके एक बार रुकेंगे। नाउ GAV से NAV पे कैसे जाते हैं? क्योंकि जो एनुअल वैल्यू आप ऊपर डेफिनेशन में चार्जिंग सेक्शन में पढ़ के आए हो ना, वो एनुअल वैल्यू हम NAV को ही बोलते हैं। यही होती है नेट एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू, ये होती है वो। तो अब GAV से NAV पे कैसे जाना है? आपने अभी तक GAV निकाली, बट घर पे बिजली पानी का बिल आता है ना, म्युनिसिपल टैक्सेस पे करते हैं अपन,
वही म्युनिसिपल टैक्सेस पे करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से कभी सुना है आपने? प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट करा है। प्रॉपर्टी टैक्स, आपका सीवरेज टैक्स, वाटर टैक्स, ये सारे के सारे टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्स ही तो है ना, है तो ये सब भी टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ये टैक्सेस भी किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो मतलब हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू में से जो आपने जीएवी मानी है, उस जीएवी में से कुछ पैसा तो आप ऑलरेडी एज अ टैक्स सरकार को पे कर चुके हो। अगर आप उसको नहीं हटाओगे तो ये तो टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो आप पहले जीएवी में से क्या हटाओ? म्युनिसिपल टैक्स हटाओ। म्युनिसिपल टैक्स मतलब वो पैसा जो आपने आपके घर पे जो बिजली पानी की सुविधा आती है उसके लिए पे करा है, वो होता है म्युनिसिपल टैक्स। जब ऑलरेडी कुछ अमाउंट का टैक्स पे कर चुके हो तो उस पर दोबारा टैक्स नहीं पे करना है। दैट्स वाई आपको क्या करना होता है? जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना होता है, और ये माइनस करके ही आपको मिलती है एनएवी। लिखिए इसमें एनएवी इज इक्वल्स टू जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स। एनएवी इज इक्वल्स टू जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स। नेट एनुअल वैल्यू, जब तक इसमें टैक्सेस इंक्लूड थे तब तक ये ग्रॉस थी। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या करा हमने? म्युनिसिपल टैक्स माइनस करा। अब इस एनएवी में आपको दो डिडक्शंस मिलती है। फर्स्ट क्लास में जब आपने इंडेक्स बनाया था तो उस इंडेक्स में डिडक्शंस लिखे थे सेक्शन 24, वो सेक्शन 24 की डिडक्शंस अब मिलती है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 दो डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या चीज होती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब उस हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपके बहुत सारे खर्चे लगे होंगे, रिपेयर, रिन्यूअल, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह से रिलेटेड। भाई हाउस प्रॉपर्टी पे पेंट भी तो करवाते हो, वो भी तो आपका खर्चा है। खर्चा कहीं आपने इस स्टेप से पहले कहीं आपने खर्चा माइनस करा? कहीं पर भी आपने खर्चा माइनस नहीं करा। कोई सा भी खर्चा हो, ना रिपेयर का खर्चा, ना इंश्योरेंस का खर्चा, ना घर के रेनोवेशन का खर्चा, कुछ भी माइनस नहीं करा। बट खर्चे तो लगते हैं ना, साल में एक बार तो एटलीस्ट घर में पेंट होता है ना। अब किसी के घर में पेंट होगा 30,000 का, किसी के घर पे पेंट होता है 4 लाख का, तो पेंट का अमाउंट डिफर कर सकता है ना। 4 लाख वाला तो बोलेगा ना कि मुझे डिडक्शन दो, भाई मेरा 4 लाख का खर्चा लगा इस घर के लिए। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम आपको 4 लाख के डिडक्शन तो नहीं देंगे, हम आपको क्या दे रहे हैं? एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हैं हर साल। हर साल इस एनएवी का 30% क्या कर देंगे? आपको डिडक्शन दे देंगे। इसे आप ऐसा मानो कि ये जो आपके फुटकर खर्चे लगे हैं ना, घर से रिलेटेड छोटे मोटे खर्चे लगे, उसकी डिडक्शन मान लो। अब आप हर साल पेंट करवा रहे हो नहीं करवा रहे हो, डजेंट मैटर। मान लो मैंने एक ही बार में 4 लाख का पेंट करवा दिया और वो पेंट मेरा जो है वो मेरा चल गया 3 साल या 5 साल। पेंट मेरा कितने साल चल गया? 5 साल चल गया, एक ही बार में अच्छा पेंट करवा लिया। लेकिन मुझे तो डिडक्शन कितनी मिल रही है? हर साल 30% की मिल रही है। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरे लिए एक बेनिफिट है, फायदा है। इनकम टैक्स हर जगह केवल और केवल आपसे टैक्स वसूल करने पे नहीं लगा रहता, आपको काफी जगहों पर फायदे भी दिए। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन उन फायदों में से एक है। समझ आया स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दी जाती है? क्योंकि और कोई भी खर्चा अलाउड नहीं है। घर से रिलेटेड आपका जो रिपेयर इंश्योरेंस का खर्चा है वो कुछ भी अलाउ नहीं होता। फिर इसके बाद में आपने अपने घर का सपोज फायर इंश्योरेंस करवा रखा है, फायर इंश्योरेंस करवाते हैं घर का,
वो करवा रखा है, उसका प्रीमियम पे कर रहे हो, डिडक्शन मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी में? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन इसीलिए दे रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको इसीलिए दी जाती है क्योंकि इसके बाद और कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। 30% आएगा, टोटल 30% है, उसमें फायर पूरा आ गया, कम आ गया, मतलब बाकी खर्चे आपको इग्नोर करने हैं। इन शॉर्ट, इग्नोर फायर का एक्चुअल एक्सपेंस। सपोज आपने जो इंश्योरेंस का पेमेंट करा है, वो इंश्योरेंस का पेमेंट आपने करा है, मान लेते हैं 30,000 का, ठीक है। 30% ऑफ एनएवी जो आपकी आ रही है, 30% ऑफ एनएवी आपकी आ रही है सपोज 31,000, 31,000 की रिडक्शन मिलेगी। इसको इग्नोर करना है, इसको क्या करना है आपको? इग्नोर। जो खर्चे हैं घर से रिलेटेड उन सबको इग्नोर करना है, कंसिडर ही नहीं करना। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि 30% डिडक्शन दी जाती है इसलिए। और नेक्स्ट एक डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। आपने घर बनाया, घर बनाने में बहुत पैसा लगता है। आज सपोज मैं 1 करोड़ का घर बना रही हूं, मान लेते हैं उस 1 करोड़ में से 50 लाख तो मेरे पास में है, लेकिन अभी भी मुझे रिमेनिंग अमाउंट की जरूरत है। भाई 50 लाख तो मेरे पास है, पर मुझे 50 लाख की जरूरत है अभी भी। वो 50 लाख मैं क्या करूंगी? लोन, होम लोन लेते हैं ना हम, तो उस होम लोन पे इंटरेस्ट जाता है, वो इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको यहां मिलती है 24B में। ये दोनों डिडक्शंस माइनस करने के बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस पे आपको टैक्स लेना होता है, ठीक है। अब आप ये कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लिख लीजिए, फिर इन पे एक एक पे अलग से बात होगी, सेपरेट डिस्कशन इन सबके ऊपर होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन पे सेपरेट डिस्कशन होगा, लोन पे सेपरेट डिडक्शन होगा, मतलब डिस्कशन, सॉरी डिडक्शन क्या, डिस्कशन, ओके। बिल्कुल फिक्स है, कुछ भी हो, एक्चुअल खर्चे से मतलब ही नहीं, बिल्कुल। एनएवी का 30%। आने दो ना चीजें, देखो अभी आगे देखो, आगे है अभी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।